आज की ये खसूसी वीडियो 16 दिसंबर जो वाक़या सानिया पाकिस्तान में पेश आया APS पेशावर का, उस सिलसिले में मैंने बनाना ज़रूरी समझा, आप तक अपना पैगाम पहुंचाना ज़रूरी समझा। वीडियो से पहले मैं आप लोगों से माजरत करता चलूँ कि ये जो मैंने एनके पहनी हुई है, सूरज बराह रास्त मेरी आंखों में पड़ रहा है। वीडियो बनाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है बगैर ऐनक पहने। कुछ लोगों को एतराज़ होता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। APS पेशावर का जो वाकया है वो पाकिस्तानियों की याददाश्त में खुब कर रह गया है। बिल्कुल उसके ऊपर बहुत सा प्रोपेगेंडा भी किया गया। हालांकि APS पेशावर के वाकये के बाद आपने देखा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो है वो कौमी यकजहती आ गई। उससे पहले लोगों की दो राय थी, लेकिन APS वाकये के बाद लोगों की राय जो दो राय थी वो खत्म हो गई और लोगों ने यक जुबान होकर दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया, जिसके नतीजे में पाक अफवाज ने एक ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो है वो शुरू किया। और उस ऑपरेशन के नतीजे में जनरल राहील शरीफ की क़ियादत में जो किया गया, पाकिस्तान की अफवाज ने दहशतगर्दी को जड़ से उतार के फेंक दिया। लेकिन हालिया हालात जो इस वक्त बने हुए हैं, खसूसी तौर के ऊपर जनरल बाजवा के जेरे असर जो पाक फौज का, सिक्योरिटी एजेंसीज का या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार रहा है पाकिस्तान के रजीम चेंज ऑपरेशन में, उसके अंदर ये बहुत से इल्जामात लगे पाक फौज के ऊपर भी कि खुदा न खास्ता ये वाकया जो है ये जानबूझ के इसलिए कराया गया था कि जो है वो एक बहाना बनाना था। पाक फौज को कोई बहाना चाहिए था इमरान खान का, शायद धरना खत्म करने के लिए, या इमरान खान को धरना जो है वो कामयाबी से खत्म करने के लिए। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, लेकिन मैं आपको हक सच बात बताऊंगा। और हक सच बात यह है कि वो वाकया जो था वो सिक्योरिटी फेलियर था। सिक्योरिटी फेलियर था, पेशावर गैरिजन की सिक्योरिटी थी जिसके पास उनकी सिक्योरिटी इंचार्ज का सिक्योरिटी फेलियर था। इसमें कोई दो राय किसी की भी नहीं है। और इस वाकये के नतीजे में, इस सिक्योरिटी फेलियर के नतीजे में, जिस तरह इस वक्त आपको रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद डर्टी हैरी और उसकी टीम की हरकतों की के बाद भी आपको फौज की जो आला तरीन क़ियादत है इस वक्त उनको बचाती हुई नजर आती है, उनको कवर करते हुए नजर आती है, क्योंकि उनको ज़ाहिरी बात है चेन ऑफ कमांड में फिर जनरल बाजवा तक के ऊपर बात जाती है। तो उस वक्त भी बहरहाल ये एक गलती हुई जो कि एक फौज के अंदर जो है बड़े अरसे से 1971 से पहले से बात चली आ रही है कि कसूरवारों को उनकी सजा नहीं दी जाती, करार वाकई सजा नहीं दी जाती। दिखावे के तौर के ऊपर जूनियर ऑफिसर्स वगैरह को, चंद लोगों को जो है कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है, लेकिन ऊपर जो लोग कसूरवार होते हैं उनको मजीद प्रमोशन और तरक्कियां दे दी जाती हैं, चाहे वो कारगिल का वाकया हो या चाहे वो APS पेशावर का वाकया हो। हैविंग सेड दैट, जो कुछ भी वहां पे हुआ वो सरासर जो है वो नतीजा था। उस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कसम खाई थी कि क्योंकि उनका जो कोलेटरल डैमेज हो रहा था, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां वजीरिस्तान में की जा रही थी, तमाम के तमाम एक्स ट्राइबल बेल्ट फाटा की उसके अंदर और खैबर पख्तूनख्वा में की जा रही थी, जिसके अंदर जाहिर बात है नुकसान उनका भी हुआ था, उनके बच्चों का भी नुकसान हुआ था, क्योंकि वो उनको शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। औरतों और बच्चों को घरों के अंदर जब एक इलाके के ऊपर अटैक होता है तो उसके अंदर जो है वो कोलेटरल डैमेज के अंदर बच्चे भी मारे जाते हैं, घर की औरतें भी मारी जाती हैं। उसका बदला उठाने की उन्होंने कसम खाई थी और वो बदला उठाने के लिए APS पेशावर अटैक हुआ था। लेकिन APS पेशावर अटैक ने पूरी कौम को जो है उसके नतीजे के तौर के ऊपर यकजा करने का एक काम किया दहशतगर्दी के खिलाफ। और आज दिन तक पाकिस्तानी कौम इस बात के ऊपर मुत्तफिक है कि किसी सूरत के अंदर भी वो तालिबानाइजेशन नहीं चाहते हैं पाकिस्तान की। ये एक अहम किरदार जो है वो उस हादसे ने पाकिस्तान के जो है वो ये पैदा किया। लेकिन उसके नतीजे में आपको नजर आया कि एक पाकिस्तान की यंग लीडरशिप भी उभरी, जो सर्वाइवर्स थे उस वाकये के, वहां से एक यंग लीडरशिप उभरी। उसके अलावा जो है मेरा जाती तौर के ऊपर मेरे कोर्समेट, वालिद साहब के कोर्समेट की मिसेस जो हैं वो भी प्रिंसिपल थी APS पेशावर की। आंटी जो है वो भी इस हादसे के अंदर शहीद हुई। उनके बच्चों से भी हम मिलते हैं और हम अफसोस करते हैं। हम लोग जो है वो हमारा, मेरे वालिद साहब का 44th PMA लॉ कोर्स जाती तौर के ऊपर मुतासर है इस वाक़े से।
हम कई फैमिलीज को जाते हैं, जानते हैं, उनसे मिलते हैं, जिनके जो औलाद है उनके साथ ये इंसाफ तो नहीं हुआ, ये जुल्म और ज्यादती थी, जो कुछ भी किया ये बर्बरियत थी, ये जो है इन्होंने अपना वैश्याना हरकत जो की तालिबान ने, उन्होंने अपनी पूरी पाकिस्तान को बता दिया कि उनकी असल हकीकत क्या है। जितनी मर्जी वो पीआर करते रहे, उनकी असल हकीकत जो है वो पाकिस्तानियों के सामने खुल के आश्कार हो गई। और फिर पाक फौज ने जो है वो अपना किरदार अदा किया, जानों की कुर्बानियां अपनी देते हुए जो है वो इन लोगों का कलम कला किया, लेकिन ज्यादातर लोगों को जो है वो भगा दिया गया पाकिस्तान से, कोहिस्तान में धकेल दिया गया, अफगानिस्तान में धकेल दिया गया। और अब वो लोग जिनको धकेला गया था वो वापस सर उठाते आपको नजर आते हैं, कोहिस्तान के इलाके से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करते नजर आते हैं, और अफगानिस्तान से वापस वो पाकिस्तान के अंदर अपनी जड़ी फैलाते हुए आपको दोबारा से नजर आते हैं। क्योंकि वक्ती तौर के ऊपर जो है उनको जो है ये आपने उनको उस वक्त जो कुछ भी इनके साथ किया वो वक्ती तौर के ऊपर आपने किया, आपने डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स तो चलाए, लेकिन उसके बावजूद इस अफरियत का पूरा खात्मा नहीं हो सका। क्योंकि उसकी भी एक हिस्ट्री है। उसकी हिस्ट्री ये है कि यही लोग जो हैं वो आपके लिए लड़ रहे थे अफगान जहाद के अंदर, इनको आपने खुद ही तैयार किया, आपने अमेरिका की जंग लड़ी, जो इमरान खान साहब कहते हैं, आपने अमेरिका की जंग लड़ते हुए इन लोगों को तैयार किया मुजाहिदीन कह के। और उसके बाद आपके जब ये खिलाफ आप ही के खिलाफ हो गए, आपके खिलाफ जब इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के दुश्मनों ने, तो फिर आपने इनसे लड़ना शुरू किया। लेकिन ये आपकी कमजोरियां जानते थे, इनको आपने ट्रेन किया था, इन्होंने आपको शदीद तरीन नुकसान पहुंचाया। और अब दोबारा जो है आपको नजर आता है कि उनको मैनेज करने की उसी तरह से कोशिश की जा रही है। हालांकि इनको मैनेज करने का जो है वो पाकिस्तान को हमेशा से नुकसान ही हुआ है। डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स बहरहाल अगर कामयाबी से चलाए जाएं इनके, तो वो एक हल जरूर हो सकता है। डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम ये होते हैं कि इन लोगों को बजाय मारने के इनको गिरफ्तार करके इनको रखा जाता है। डी रेडिकलाइजेशन सेंटर्स में इनको जो है वो असल इस्लाम की तालीम दिलाई जाती है, इनकी जो है वो ज़हनी तरबियत की जाती है, और उसके बाद उनको किसी किस्म का कोई हुनर सिखाया जाता है, और उनके ऊपर फिर उनकी खानदान से उनको बाकायदी से मिलवाया जाता है, ताकि वो नॉर्मल लाइफ गुजारने की जो है उनके अंदर जो है वो एक पैदा हो, शौक पैदा हो। और उसके बाद उनको छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करके कारोबार जो उन्होंने हुनर सीखा होता है उससे मुताबिक रखता हुआ कारोबार खुलवाया जाता है इस डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम के तहत। और जो लोग नहीं मानते उनके खिलाफ जाहिर बात है आहानी ग्रिप के साथ हमें कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि दोबारा एपीएस पेशावर जैसा वाकया किसी भी सूरत जो है वो ज़हूर पजीर ना हो। और मैं एक दफा फिर एपीएस पेशावर के शोहदा को सलाम पेश करता हूं, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में कभी भी इस किस्म का जो वहशतनाक हादसा है वो दोबारा दोहराया न जा सके। और दोबारा हमें इस तरह की जो पॉलिसीज हैं वो अपनानी पड़ेंगी, जो हमें दोबारा उस तरफ हमें दोबारा ना धकेलें। हमें जो लोगों की जंग है, अमेरिका की जंग है, जो खान साहब कहते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं, वो कभी नहीं लड़नी चाहिए। हमें हमेशा अपने कौमी मफादात की खातिर जो है वो पॉलिसियां बनानी चाहिए, ना कि जो है वो डॉलरों के पीछे चलते हुए हमें कोई पॉलिसियां बनानी चाहिए, अमेरिका के पीछे जाते हुए पॉलिसियां बनानी चाहिए। और इसके ऊपर बात तो बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये खसूसी वीडियो बहरहाल जो है वो मैंने जरूरी समझा कि एपीएस पेशावर से हमने क्या सीखा और इस वाकया के असल वजूहात क्या थी, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता था। माय 2 सेंट्स। इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।